प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 65वीं मन की बात है, जिसमें अनलॉक 1 को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि देश में आबादी के हिसाब से कोरोना से कम लोग प्रभावित हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद अनलॉक 1 को लेकर बहुत कुछ सुविधाएं देने की बात कही। लोगों को कोरोना से और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता भी बताई। पीएम ने मोदी ने मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर लगाने से कोरोना से बचने की बात भी कही। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा फिर से खुल गया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। इस दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई अलग अलग इनोवेशन शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर किए हैं। ऑनलाइन क्लासों को शुरू भी किया गया है। पीएम ने योग को लेकर कहा कि आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज रात 8 बजे सीएम शिवराज सिंह जनता को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज कोरोना से बचाव और रोकथाम पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 जून से लागू हो रहे अनलॉक 1 पर सीएम शिवराज बात कर सकते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी की है। लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी है। रायपुर में बिरगांव और चंगोरा भाटा को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कंटेनमेंट जोन के आसपास 1.5 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया है। अब नोडल अधिकारी ही जरूरी सामान उपलब्ध करवाएंगे। दुनिया भर में 61,53,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक 27 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत के आंकड़े की बात करें तो ये 3,70,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 1,82,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 87,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से 5,188 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये 90,000 से ज्यादा पहुंच गई है। तमिलनाडु में 938 नए मरीजों के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,884 पहुंच गया है। कोरोना से अब तक यहां 163 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 12,000 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 16,356 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,007 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं 9,232 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 18,549 पर पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 416 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना से 8,000 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। लॉकडाउन 5 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,000 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 343 लोगों ने वायरस से अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 4,620 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर भी पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले कोरोना से अब तक प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,028 हो चुकी है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,200 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 343 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। इंदौर में 55 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,486 पर पहुंच गया है। इसकी पुष्टि इंदौर सीएमएचओ ने की है, जिसके बाद इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 129 पर जा पहुंचा है। वहीं इंदौर शहर में 1,775 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। मुरैना में 72 साल की कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। पहले महिला के पॉजिटिव आने के बाद उसे घर पर ही क्वारंटाइन किया गया। वहीं मौत के बाद उसके परिजनों ने बिना पीपीई किट पहने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी लापरवाही मानी है। मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। शहर में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 239 पर पहुंच गई है। नए मरीजों में आरपीएफ के 3 कांस्टेबल भी शामिल हैं। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का केस है। यहां अब तक 670 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 57 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 432 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। नीमच में भी संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच जबलपुर के व्यापारियों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। जबलपुर की पॉश सोसाइटी में एक बर्थडे पार्टी मनाई गई और यहां जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई।
अब भोपाल से मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में यात्रा के लिए ई पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और प्रदेश के भीतर आमजनों का आवागमन सुलभ बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के नए आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए अब ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन प्रदेश के किसी जिले से दूसरे राज्य में या फिर दूसरे राज्य से प्रदेश के किसी जिले में यात्रा के लिए ई पास अनिवार्य होगा। ई पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो ऑटो जनरेट होगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में फंसे केरल के प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 बस आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना की गई। पूर्व महापौर आलोक शर्मा और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लोनावत ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। रेलवे 1 जून यानी कल से अप डाउन की 200 ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों में से 48 ट्रेनें ऐसी हैं जो भोपाल मंडल से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के टिकट काउंटर की बजाय ऑनलाइन बुक हुए हैं। भोपाल स्टेशन के अगर बात करें तो यहाँ कोरोना से लड़ाई के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। स्टेशन पर आने और बाहर जाने के लिए गेट अलग अलग होंगे। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के नए केस अब सामने आने लगे हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 377 तक पहुंच गई है। आज ही अब तक 33 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। जशपुर में आज 16, महासमुंद में 12, कोरबा में 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में भी 2 लोगों की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है। बिलासपुर से भी एक कोरोना मरीज मिला है। अब कुल एक्टिव केस 377 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश दिए हैं कि धर्मस्थल, मॉल खोलने पर वो केंद्र की गाइडलाइन का पालन करेंगे। आर्थिक गतिविधि निर्देश के तहत संचालित होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित किए जाएंगे। विवाह समारोह में भी अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। बालोद के कोविड-19 अस्पताल में गुरुवार को ही बच्चों की मौत के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें बालोद एसडीएम भी शामिल है। 14 मई को मजदूर परिवार के साथ अपने गांव लौटा था। इसी दौरान बच्चे की तबीयत खराब हुई थी। मध्य प्रदेश 15 जुलाई से स्कूल जाने की खबरों के बीच बाल आयोग सितंबर से स्कूल खोले जाने के पक्ष में है। इसे लेकर बाल आयोग ने गाइडलाइन भी तैयार की है और सुझाव दिया है कि 55 सीटर स्कूली बस में 25 बच्चों को ही बैठाया जाए। मध्य प्रदेश में स्कूल के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें क्लास में बच्चों को 6 फीट की दूरी पर मास्क लगाकर बैठाने की व्यवस्था करने का जिक्र है। ऐसे ही 150 बिंदुओं पर आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है, जो स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। राजधानी भोपाल में 1 जून से खेल गतिविधियां शुरू करने के लिए खेल विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग ने भोपाल में 1 जून से खेल गतिविधियां संचालित करने के संबंध में ये गाइडलाइन तैयार की है। भोपाल में खिलाड़ियों को कोविड-19 का टेस्ट कराने के बाद खेल परिसर और स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति रहेगी। टीटी नगर स्टेडियम में एथलेटिक्स एवं निशानेबाजी खेल शुरू किए जाएंगे। इसी तरह अंकुर खेल परिसर और ओल्ड कैंपेन स्टेडियम में क्रिकेट की शुरुआत की जाएगी। सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र के रमडीहा गांव में युवक को होम क्वारंटाइन किया गया, लेकिन घर में एक ही कमरा होने की वजह से युवक घर के बाहर खुले स्थान पर छप्पर तैयार कर रहने के लिए मजबूर है। वहीं अधिकारी रमडीहा गांव पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया, लेकिन किसी ने भी युवक को शेल्टर होम में पहुंचाने की जरूरत नहीं समझी। बस्तर के प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन पूरा कर घर लौटने लगे हैं। अब हैदराबाद से मजदूर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जिसके बाद इन्हें दरभा के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया था। लुंगीगुड़ा ब्लॉक के 81 मजदूर घर जाने पर बेहद खुश नजर आए। अगले 14 दिनों के लिए इन्हें होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली ब्लॉक के निर्जान क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, जहां मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। महिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 20 मई को वापस लौटी थी, जिसे ग्राम पंचायत के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में क्वारंटाइन किया गया है, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद मां और बच्चे को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल होने पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि मोदी सरकार का 1 साल ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री हर चुनौती को स्वीकार कर अवसर में बदल देते हैं। पीएम ने कोरोना में सही समय में लॉकडाउन करके संक्रमण को बढ़ने से भी रोका है। मध्य प्रदेश में 2 जून को मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। कल सीएम शिवराज दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलेंगे। नामों पर मुहर के बाद 2 जून को शपथ का कार्यक्रम हो सकता है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की आज कांग्रेस में वापसी हो गई है। भोपाल में पीसीसी दफ्तर पहुंचकर बेटे अजीत बोरासी के साथ कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने ली है। बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू की वापसी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। स्पीक अप इंडिया अभियान के जरिए 4 लाख से ज्यादा वीडियो केवल मध्य प्रदेश में अपलोड हुए हैं। इसके जरिए कांग्रेस मजदूरों और सिविल सोसाइटी के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ेगी।
मोदी कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर रायपुर में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह और पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मोदी के शासन में 365 दिनों में दशकों पुराने फैसले हुए हैं। रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य सरकार ने मजदूरों के खाते में पैसे नहीं डाले और मजदूरों को वापस लाने में भी सरकार विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था फैली है। यही नहीं, कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में रोक लगाने के फैसले को भी उन्होंने गलत बताया। एक साल निश्चित रूप से 365 दिन बीते हैं और 365 दिन में न केवल दशकों पुरानी, मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ, दशकों पुरानी नहीं, सदियों से जनमानस के मन को झंझोड़ने वाले ऐसे बड़े निर्णय हुए जो अपने आप में इतिहास में एक माइलस्टोन बन के आने वाले 50-100 साल याद किए जाएंगे। रमन सिंह के बयान पर कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि आर्थिक पैकेज में प्रचलित योजनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। पैकेज में किसी भी क्षेत्र को 1 रुपए भी नहीं मिले। रविंद्र चौबे ने कहा कि आरोप लगाने से पहले रमन सिंह छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से 30,000 करोड़ का पैकेज मांगे। कि प्रचलित योजनाओं के अलावा आज तारीख तक पूरे वर्ष भर में मोदी जी ने 1 रुपया भी किसी वर्ग को नहीं दिया है। पत्रकारों से बोलने से पहले अपने प्रधानमंत्री से, अपने नेताओं से आग्रह तो कर देते कि छत्तीसगढ़ ने जो मांग किया उसको छत्तीसगढ़ को दिया जाए, और केंद्र सरकार ने किस मजदूर को 1 रुपया दिया ये तो बता दे डॉक्टर रमन सिंह। कोरोना काल में प्रदेश में बिजली के बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं अस्पतालों के साथ राइस मिलों को ऊर्जा प्रभार में 5% की राहत दी गई है। औसत विद्युत प्रदाय दर 14 पैसा कम की गई है। सीएसईबी ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत दरों का निर्धारण कर दिया है। रायपुर नगर निगम में संपत्ति कर जमा करने की आज अंतिम तारीख है। आज टैक्स नहीं अदा करने वालों को सोमवार से फाइन और सरचार्ज के साथ भरना होगा। आज छुट्टी के दिन भी जोन कार्यालय में टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई है। लोग mcraipur.in में लॉगिन कर ऑनलाइन भी टैक्स अदा कर सकते हैं। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सप्रे मैदान और दानी स्कूल के मैदान परिसर को छोटा किया जा रहा है। इस काम का विरोध भी शुरू हो चुका है। मैदान के बीच बाउंड्री वॉल का स्थानीय समेत भाजपा पार्षद विरोध कर रहे हैं। निगम के नेता अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए यहां चौपाटी और प्लाजा बनाने की तैयारी में लगे। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सलाजू में 3 बच्चियों के तालाब में डूबने के बाद विधायक बृहस्पति सिंह ने मृत बच्चियों के परिजनों को क्रियाक्रम के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी। विधायक इस समय रायपुर में है। ऐसे में उनके निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि ने गांव में जाकर मृत बच्चियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें क्रियाक्रम के लिए सहायता राशि प्रदान की। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसागुड़ी में युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में मृतक के साले समेत ससुराल पक्ष के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शादी धर्मपुर निवासी लड़की से हुई थी। शादी के बाद से ही मृतक और उसकी पत्नी में लगातार विवाद होता रहता था। भाटापारा से 17 किलोमीटर दूर बगबुड़वा के खेत में एक 12 वर्षीय लड़की की लाश मिलने से ग्रामीणों में सनसनी मच गई है। सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंची। धारदार हथियार से सिर अलग कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम रामफल यदू है, जो पास के ही गांव बंजर में रहता था। सरगुजा के कमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली विवाद के बाद पड़ोसी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक अपने पड़ोसी को झाड़ फूंक के लिए बुलाने गया था, लेकिन मृतक द्वारा झाड़ फूंक करने से इनकार कर दिया गया, जिससे नाराज युवक ने टांगनी मारकर पड़ोसी की हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम के गौरा भैरव मंदिर के पास बद्रीगिरी का आश्रम में मारपीट की घटना हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर संत के सेवादारों से मारपीट का आरोप लगा है। सेवादार चिल्लाते हुए जान बचाकर वहां से भागे। आसपास के लोगों ने भाग रहे एक आरोपी को पकड़कर थाने पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने 2 और साथी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गेट पर मारपीट की घटना हुई है। मारपीट मरीज के परिजन और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई है, बताया जा रहा है। इससे परिजन घायल हुए हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अमैया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पत्थलगांव के कुनकुरी के निजी अस्पताल में नवजात शिशु की चोरी का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले ही महिला का प्रसव हुआ था। अस्पताल प्रबंधन जांच में जुटा हुआ है। पुलिस ने चोरी करने वाले संभावित महिला की खोजबीन शुरू कर दी है। तबकरा पुलिस ने उड़ीसा सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 लाख रुपए का गुटखा
का अवैध परिवहन करते ट्रक चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। इस ट्रक में 52,000 पैकेट जर्दा गुटखा के दस्तावेज नहीं मिलने पर ट्रक को कमाल सहित जब्त कर लिया गया है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने तस्करी के लिए कार में रखी 88 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 वाहन को डिंडौरी यातायात पुलिस ने रोककर उसमें से नीली बत्तियों को निकाल दिया। स्कॉर्पियो में छत्तीसगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर रमेश पटेल मौजूद थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस जबलपुर से वॉलंटियरों को पकड़कर बिलासपुर जा रही थी। डिंडौरी यातायात पुलिस ने नीली बत्ती निकालकर आगे जाने दिया। सीहोर वैशाली नगर में रहने वाले पुलिस आरक्षक दरियाब सिंह को पड़ोसी ओम प्रकाश वर्मा से विवाद हो गया। मामले का आसानी पर आरक्षक के परिवार वालों ने लाठी और रॉड से वर्मा परिवार पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। विवाद में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान आरक्षक के परिजनों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का भी प्रयास किया। इधर रायपुर में 2 पुलिस आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फर्जी आबकारी अधिकारी बनकर शराब पीने और वसूली करने का इन पर आरोप है। पुलिस आरक्षक राकेश शर्मा और सत्येंद्र राठौर के खिलाफ माना थाने में प्रतिरूपण और गाली गलौज का मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी आरक्षक फरार बताए जा रहे हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही धमतरी नगर निगम अपनी तैयारियों को पूरी बता रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग निगम के इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। हर साल बरसात के मौसम में धमतरी शहर के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। केरल के कोच्चि तट में मॉनसून के आने की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साउथ ईस्ट तट में मछुआरों को जाने से बैन कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून के बाद कभी भी मॉनसून केरल के तट पर टकरा सकता है। नौतपा का आज 7वां दिन है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं कई जिलों में लू की चपेट भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश से कई जिलों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार केरल में मॉनसून की दस्तक 1 जून तक होगी। जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी पहल शुरू की गई है। जिले में मनरेगा कार्य में 2.25 लाख मजदूरों को इस लॉकडाउन में रोजगार मिला है। वहीं कार्यस्थल में ही मजदूरों को बीसी सखी बैंक के माध्यम से मजदूरी भी दी जा रही है। ऑन द स्पॉट पेमेंट मिलने के बाद मजदूरों में खुशी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद साहू ने दिवंगत अजीत जोगी की रंगोली से पेंटिंग बनाई है। अजीत जोगी को श्रद्धांजलि अर्पित करके पेंटिंग को जोहार जोगी जी नाम दिया गया है। बता दें कि स्वर्गीय अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के सेवन से लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इस अवसर पर पुरी के रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने तंबाकू से दूर रहने के लिए रेत में आर्ट वर्क बनाया है। सुदर्शन हर सामाजिक मुद्दों पर समुद्र के किनारे आर्ट वर्क करते रहते हैं। इंदौर की समाजसेवी संस्था पुरुषार्थ द्वारा गरीबों के घरों तक निःशुल्क राशन और जरूरत की सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब रविवार को महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। महायज्ञ की आहुति देने के लिए देश दुनिया के लोग एक साथ इसमें जुड़ेंगे और कोरोना से लोगों को बचाने की कामना करेंगे। बालाघाट नगर के युवाओं की टोली बेसहारा लाचार लोगों की मदद कर रही है। युवा शहर में घूमने वाले भूखे प्यासे बेजुबान जानवरों को खाने का सामान देकर मिसाल कायम कर रहे हैं। नगर में इन दिनों रोज शाम ढलते ही मदद के फरिश्ते बनकर युवाओं की टोली निकल रही है।